आंचल की शादी को आयुष से हुए काफी साल हो गए थे और उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम शिखा था। आंचल एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी और घर में उसने कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। ऐसे एक दिन आंचल के घर के दरवाजे की बेल बजती है और तभी शिखा दरवाजा खोलती है और सामने अपनी मौसी बिंदु को खड़े होते हुए देखती है। बिंदु को देखकर शिखा खुशी से उसे गले लगाती है और बोलती है, मौसी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपके यहाँ ऐसे अचानक देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत याद कर रही थी और आप आ भी गई। मेरी बेटी मुझे दिल से याद करे और उसकी मौसी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? बिंदु की आवाज सुनकर आंचल और उसकी सास मीनू भी आ जाते हैं। बिंदु अपनी बहन और मीनू से मिलती है। तभी आंचल बोलती है, बिंदु, तुम आने वाली थी, तुमने बताया भी नहीं। मैं तुम्हारे जीजा जी को तुम्हें लेने भेज देती। अरे उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, मेरा मन कर रहा था तो बस मैं चली आई। चलो ठीक है, सब बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर शिखा रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद बिंदु शिखा के साथ उसके कमरे में चली जाती है और उससे बोलती है, अच्छा चल मेरी बच्ची, मुझे बता, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? दादी माँ के साथ कैसे रहती है? पापा मम्मी को मारते तो नहीं है ना? और तुझे तो कोई कुछ कहता नहीं है। सब कुछ बता दे अपनी मौसी को। मौसी, दादी और मम्मी की कभी कभी बहस हो जाती है और पापा मम्मी के साथ ठीक ठाक रहते हैं। बाकी मम्मी मुझे कुछ नहीं कहती है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना कैसे मैं सारी चीजों को सही करती हूँ। ऐसी एक सुबह आंचल सभी के लिए पोहा बनाती है। जैसे ही पोहा मीनू खाती है तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वह आंचल को खूब खरी खोटी सुना देती है। पर बेचारी आंचल अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती। बिंदु ये सब चुपचाप देख रही थी। जैसे ही आंचल अपने कमरे में जाती है तभी बिंदु उससे बोलती है, दीदी, माना कि तू एक अच्छी बहू है, लेकिन इतना भी अच्छा क्या होना कि तू अपनी सास के आगे मुंह ही ना खोल सके। अगर उसे पोहा पसंद नहीं था तो प्यार से भी तो बोल सकती थी ना, लेकिन तुझे ऐसे सुनाने की क्या जरूरत थी उनको? अरे बिंदु, तो खामखा ही ज्यादा सोच रही है। कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया तो बड़ी है वो हमसे। ना दीदी ना, तू नहीं जानती, तेरी सास तुझे दबा कर रखना चाहती है, तभी तो तुझे सुना रही थी मेरे सामने, ताकि मैं घर जाकर मम्मी पापा को बताऊं और फिर वो तुझे डांटे। तू समझ नहीं रही है अपनी सास की चाल को। बिंदु एक छोटी सी बात की चिंगारी को आग में बदल देती है और उस दिन के बाद से आंचल के मन में मीनू के प्रति गलत भावनाएं जन्म ले लेती हैं। अब हर छोटी बड़ी बात पर बिंदु आंचल को भरना शुरू कर देती है। ऐसे एक दिन मीनू आंचल की एक साड़ी को प्रेस करने के लिए देती है और गलती से आंचल से वो साड़ी जल जाती है, जिस पर मीनू चिल्लाते हुए से बोलती है, अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? मुझे फंक्शन में जाना था और तूने मेरी नई की नई साड़ी जला दी। ना जाने कौन सी भांग पीकर काम करती है तू। अगर इतना ही आपको मेरा काम नापसंद है तो फिर खुद क्यों नहीं कर लेती हैं आप? बात बात पर मुझे आप बस ऑर्डर देती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ, गलती हो जाती है मुझसे भी। जब देखो तब आप मुझे बस सुनाती ही रहती हो। इतनी सारी साड़ियाँ हैं आपके पास, उनमें से कोई साड़ी पहन लीजिए। यही इकलौती और आखिरी साड़ी तो नहीं है ना आपके पास? पहली बार आंचल के मुंह से जवाब सुनकर मीनू एकदम से सुन पड़ जाती है और वो उससे कुछ नहीं कह पाती। आंचल वहाँ से चली जाती है और बिंदु ये सब कुछ देखकर आंचल से बोलती है, देखा दीदी, आज तूने जवाब दिया तो तेरी सास की चोंच बंद हो गई। ऐसे ही जवाब दिया कर। बिंदु अपनी बातों से आंचल को खुद से सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है और अपनी बहन को अपने तरीके से चलाने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन आंचल आयुष से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर आयुष बोलता है, यार अभी मेरे जेब में पैसे नहीं है और काम भी सही नहीं चल रहा है, तो तुम एक काम करना, तुम्हें कुछ खरीदना होगा ना तो अगले महीने खरीद लेना, इस महीने रहने दो यार, इस महीने मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। कमरे में आयुष और आंचल बात ही कर रहे होते हैं कि कमरे के बाहर बिंदु उनकी बातें सुन लेती है। जैसे आयुष बाहर कमरे से जाता है तभी बिंदु कमरे में आ जाती है और आंचल का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। आयुष नीचे हॉल में मीनू के पास जाता है। तभी मीनू बोलती है, बेटा, वो कुलदेवी के मंदिर में दान देने के लिए पैसे चाहिए, तो कब तक दे देगा बेटा? माँ आप ये रखिए, मैं बाकी का देख लूंगा क्या करना है। पर बेटा, तेरे पास पैसे हैं? माँ आप रखिए, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। देख रही हो दीदी, आपने पैसे मांगे तो जीजा जी की जेब में नोट नहीं थे, माँ ने पैसे मांगे तो कैसे जेब खाली कर दी। अरे अपने पति को अपने कब्जे में करो, वरना आपके हाथ हमेशा मांगने के लिए ही खुले रहेंगे, कभी आपकी सास के सामने तो कभी आपके पति के सामने।
बिंदु की बातें सुनकर आंचल के अंदर आग लग जाती है। इससे पहले कि आयुष घर का दरवाजा क्रॉस करता, आंचल गुस्से में नीचे जाती है और मीनू से पैसे छीनते हुए बोलती है। ये पैसे मुझे चाहिए, ये मेरे पति के पैसे हैं, इन पर पहला हक मेरा है। आंचल, तुम ये क्या कर रही हो? माँ से पैसे क्यों छीन रही हो? क्यों? 10 मिनट पहले जब मैं कमरे में तुमसे पैसे मांग रही थी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे आ गए। अगर तुम्हें मेरा खर्चा उठाना भारी लगता है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? मैं हर महीने अपने मायके वालों से बोल दिया करूंगी कि मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दे। मेरी बात कान खुलकर सुन लो, इस महीने की जितनी भी तनख्वाह आएगी ना, तुम लाकर सारी की सारी मेरे हाथ में रखोगे, वरना ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना बोलकर आंचल चली जाती है। दूर खड़ी बिंदु ये सारा नजारा देखकर बहुत खुश होती है। दिन गुजरते हैं। मीनू को समझ आ जाता है कि उसकी बहू को बिगाड़ने की वजह ये बिंदु है। मीनू और आयुष मिलकर आंचल को समझाने की कोशिश करते, पर आंचल उन्हीं पर भड़कते हुए बोलती है। वो गलती आपकी और आपके बेटे की, और बुरी मेरी बहन बन गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को मेरी बहन पर इल्जाम लगाते हुए? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप मेरी बहन को दोषी बना रही हैं। शर्म नहीं आ रही है क्या आपको जरा सी भी? आंचल की बात सुनकर आयुष का गुस्सा हद पार कर जाता है और वो गुस्से में आंचल को खींचकर थप्पड़ लगा देता है। तभी वहाँ पर बिंदु आती है और बोलती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी पर हाथ उठाने की? आप लोगों को क्या लगता है कि आप मेरी बहन पर जुल्म करेंगे और मैं चुपचाप खड़ी हुई देखती रहूंगी? दीदी चलो, इसी वक्त हम ये घर छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसे इंसानों के साथ रहने की। हाँ बहू, जा चली जा। जो तेरी बहन बोल रही है ना वही कर। वो तुझे बस हमारे खिलाफ भड़का रही है। बहू, खुद को पहचानने की कोशिश कर। हम वही हैं जो पहले थे, लेकिन तू और तेरी सोच कितनी बदल गई है। आज तक मैं और मेरे बेटे ने तुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। अगर मैंने तुझे कभी डांटा भी है तो उससे ज्यादा तुझे प्यार किया है। तो ये सब कुछ भूल गई? ये सब चीजें तो अपनी बहन के बहकावे में आके कर रही है। माँ सही कह रही है आंचल। जब से तुम्हारी बहन आई है ना, हमारे घर में कलेश करवाने के मौके ढूंढती रहती है। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि आज तक कभी इसने हमारे बारे में कुछ अच्छा कहा है तुम्हें? हमेशा तुम्हें भड़काती रहती है हमारे खिलाफ। अरे इतने सालों से हम लोगों को बीच में इतना प्यार था, इतने अच्छे से रहते थे, और इसके आते ही हम लोगों को क्या हो गया? हाँ, टूट गया हमारा परिवार। अभी भी समय है, अपने परिवार को संभाल लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहन की बात मानकर तुम अपने ही संसार में आग लगा दो। दीदी इनकी बातों पर ध्यान मत दो, जो मैं कह रही हूँ वही सुनो। ये लोग तुझे पागल बनाकर रहेंगे। सभी की बातें सुनकर आंचल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आंखें बंद करके वो अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचती है और बिंदु की तरफ देखते हुए बोलती है। बस करो बिंदु, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। कुछ समय के लिए तुम्हारी बातों में आकर मैं भूल गई थी। दुख हो गया, ये सुख। पति और सास ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इन लोगों को हक है मेरा अच्छा और बुरा देखने का। और तू कैसी बहन है? शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर तोड़वाते हुए? चली जा यहाँ से और फिर कभी मेरे घर में कलेश करवाने के लिए मत आना। माँ जी, आयुष जी, मुझे माफ कर दीजिए। बिंदु की बातों में आकर मैं आप लोगों को बहुत दुख दे चुकी हूँ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से अब। आंचल की बात सुनकर बिंदु गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर छोड़ देती है और फिर कभी वहाँ पर वापस नहीं आती। बिंदु के जाने के बाद आंचल अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। नीलम रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी वहाँ नीलम से उसकी सास माला आकर कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अलग बन रहा है या रोज की तरह वही सब बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैंने सबके लिए छोले पूरी बनाई है। काफी दिन हो गए थे ना, हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हुआ छोले पूरी बना दी। मुझे भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। देखा माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या खाना है। अरे मेरी बहुरिया है ही इतनी समझदार। अरे अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो तेरी देवरानी आए वो भी तेरी तरह समझदार आ जाए और उसके हाथों में भी तेरे ही जितना स्वाद हो। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर स्वाद नहीं भी होगा तो आपकी बड़ी बहू तो है ही ना। मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, तुझ पर तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास है। जब से तू शादी करके इस घर में आई है
तब से तूने ही तो सब कुछ संभाला है। अरे मुझे तो रसोई में आना ही नहीं पड़ता और तू सब कर देती है। माँ जी आप कैसी बातें करती हो, मेरे होते हुए आप रसोई में जाओगी? पाप लगवाना है क्या मुझको? आप सासू और सास का काम हुक्म चलाना होता है, ना कि काम करना। अच्छा बहू तू काम कर ले, मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगी। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कुछ दिनों बाद माला के छोटे बेटे अरुण की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद माला की छोटी बहू दिव्या की पहली रसोई का दिन आता है और वो रसोई में सबके लिए चीज पराठा बना रही थी। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे दिव्या, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, आज सबके लिए कुछ खास क्या बना रही हो? मैं सबके लिए चीज पराठे बना रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना सबके लिए पराठे हो जाएं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे चीज पराठे बनाती हूँ, देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। बना लो जो भी बनाना हो, लेकिन यहाँ पर सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, लेकिन कोई नहीं, तुम भी कोशिश कर सकती हो। दीदी पहले भले ही सबको आपके हाथ का खाना पसंद आता होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, देखना कैसे देखते ही देखते मैं सबकी मनपसंद बहू हो जाऊंगी। अच्छा जी, चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देख ही लेंगे। दिव्या और नीलम दोनों ही मन एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दिव्या सबके लिए पराठे बना देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग खाना खाने आते हैं। माला और नीलम का पति दीपक जैसे ही चीज पराठा खाता है तो दोनों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। वाह दिव्या बहू, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद कुछ अलग खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। दिव्या मुझे 2 पराठे और देना। बहू मुझे तो दे दे, और वैसे भी इतने अच्छे पराठे मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अब तूने इतने अच्छे बनाए हैं कि रुका भी नहीं जा रहा। नीलम बहू तू भी दिव्या बहू से ऐसे ही पराठे बनाने सीख ले तो मजा आ जाए। माँ जी आप लोग तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे आपने आज से पहले इससे अच्छे पराठे कभी खाए ही नहीं हो। अरे आप लोग तो इससे कई ज्यादा अच्छे पराठे खाते हो मेरे हाथों के। नीलम तुम भी पराठे अच्छा बनाती हो, लेकिन ना दिव्या के हाथ के पराठे की बात ही कुछ अलग है। अरे क्या स्वाद है। अरे एक बार तुम भी खा के देखो, तुम खाओगी ना, पक्का कह रहा हूँ, तुम भी ना दिव्या की फैन हो जाओगी। अब तो कहना पड़ेगा भाई, आप पराठे हो तो दिव्या बहू के हाथ के पराठे हो, वरना पराठे हो ही ना। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं पराठे बनाऊंगी तो सब आपके हाथ का खाना भूल जाएंगे, और देखो वही हुआ। यहाँ कोई आपके बनाए खाने को पूछ भी नहीं रहा है। क्या दीदी आप भी ना। आज तो इतने सबकी तारीफें बटोर ली, लेकिन देखना मैं भी कम नहीं हूँ। कल ऐसे पराठे बनाऊंगी ना कि आज जिस तारीफ से इतना उड़ रही है ना, कल उतनी ही जोर से जमीन पर आकर गिरेगी। नीलम को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग दिव्या की तारीफ करते हैं, और वो अगले दिन सबके लिए प्याज के चटपटे से पराठे बनाती है। और जब सब वो पराठे खाते हैं तो जैसे ही माला वो पराठे खा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुजाता आती है और वो भी माला के साथ साथ पराठे खाने लगती है। बाहर कहीं से मंगवाए हैं क्या ये पराठे? अरे नहीं, ये मेरे बहू नीलम ने बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? अरे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। सही है माला, तेरा तो घर में इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आंटी आपको पराठे इतने पसंद आए? अरे भाई पसंद कैसे ना आई, तूने बनाया ही इतना अच्छा है। मैं तो कब से तुझे जानती हूँ माला, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी बहू इतना अच्छा पराठा बनाना भी जानती हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ। कुछ लोग होते हैं जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ पराठा, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। नीलम अब खुद ही अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी कि तभी वहाँ दिव्या अपने हाथ के लच्छेदार पराठे लेकर आती है और वो सुजाता को खिलाती है। सुजाता को लच्छे वाले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये भी कितना बढ़िया है। दिव्या बहू तूने बनाया है? जी ये मैंने ही बनाया है। मैं तो आलू के पराठे इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बनाना जानती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मेरे हाथ के पराठों की ही तारीफ करते हैं। अरे माला, कहाँ से ऐसी हीरे जैसी बहुएं लेकर आई है? बिल्कुल हीरा है, हीरा। और इनके हाथ के पराठे तो सच में खाकर मजा ही आ गया। अच्छा नीलम और दिव्या बहू, जरा कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी दे दो। दिव्या और नीलम अब हर जगह खुद को ही बस आगे देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम ने प्याज के पराठे और वेज सब्जी वाले पराठे
और दूसरी तरफ दिव्या ने आलू, चीज और लच्छा पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसे देखकर माला और दीपक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या क्या बेचने निकली हो? तुम दोनों ने ये 5 पराठे क्यों बनाए हैं? माँ जी, ये दिव्या कुछ ज्यादा ही बनती है, आपको नहीं पता, लेकिन ये खुद को मास्टर शेफ समझती है। और आपको पता है कि ये क्या बोलती है कि मुझसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ तो पूरी बात बोलो ना दीदी। मैं ही नहीं बल्कि आप भी तो यही बोलती हैं कि आपसे अच्छे पराठे कोई नहीं बना सकता। और जब मेरे अच्छे पराठों की तारीफ हुई तो आपको जलन हो रही है। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है, लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ। माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है तो क्या हो गया? अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। बस करो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों घर की बहुएं हो, लक्ष्मी हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ना है बस। तो चलो अब एक काम करते हैं, तुम दोनों अपने इन 5 परोठों की दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो। जिसकी ज्यादा बिक्री हुई वो खुद समझ जाना। माला के कहने पर वो दोनों अब दुकान खोल लेते हैं और दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिस दुकान को बस एक मुकाबले के लिए खोला गया था, अब उस दुकान को वो पैसा कमाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है। अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं? तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों? तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है। बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय की चुस्की लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है। अरे कांता बहन, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी, मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू क्या कहेगी? मेरी तो कोई बहू है ही नहीं। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है। उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है। और शाम को जब अर्नव
अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चक्कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अर्नब आता है तब भारती अर्नब को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नब कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो। अर्नब जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही है। खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नब और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नब घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नब से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नब कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को
अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नव को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नव भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तुम। अरे अर्नव जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नव जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नव और कांता तीनों ही ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। रीमा एक वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन रीमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो नॉन वेजिटेरियन था जिसका नाम अरुण था। अरुण एक बंगाली फैमिली से है। ऐसे ही एक दिन सरिता पूजा की थाली लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर आ रीना, टीका लगवा ले। माँ मैं अभी फ्रेश तक नहीं हुई हूँ, मुझे भी फ्रेश होना है, फिर टीका लगा देना। शिव शिव शिव, गंदी लड़की, सुबह कितने बज रहे हैं, अभी तक नहाई भी नहीं है। जाकर नहा ले और जल्दी से भगवान जी की आराधना भी कर ले। माँ आप ऐसे मत कहा करो, मुझे पता है कब क्या करना है। अब बड़ी हो चुकी हूँ, छोटी बच्ची नहीं रही। अब ऐसे समझाया मत करो मुझे हर बात पर। रीमा इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद तैयार होकर वो अरुण से मिलने जाती है। अरुण भी उससे पार्क में मिलने आता है। तभी रीमा दूर से हाथ हिलाते हुए अरुण को पुकारती है, अरुण जी, अरुण जी, इधर देखो, यहाँ हूँ मैं, जल्दी आओ। कितना वक्त लगा दिया आपने अरुण जी, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे अब तक आप? आपको वक्त की कोई कदर ही नहीं है। किसी लड़की को ऐसे कौन वेट करवाता है? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, हद है। बस मेरी राजधानी एक्सप्रेस, बस करो, आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले सांस तो ले लो, फिर शुरुआत से शुरू करना। मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इतना सब कुछ एक सांस में कैसे बोल लेती हो तुम? जैसे आप मुझे वेट करवा लेते हो वैसे ही, और ये हुनर आपसे ही तो सीखा है मैंने। आपका ही दिया हुआ गिफ्ट है जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और बताइए। मैं सोच रहा हूँ तुम लड़कियाँ इतना बोल कैसे लेती हो? इतना दिमाग है तो नहीं तुम्हारे पास? कुछ अच्छे काम में क्यों नहीं लगाती हो अपना दिमाग? जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होता है तुम्हारे पास, उसे यूं ही क्यों वेस्ट करती हो? अगर उसे थोड़ा यूज कर लोगी तो तुम्हारा ही तो फायदा होगा ना। बस कीजिए, अगर इतनी ही मेरी बातें आपको चुभती हैं तो बोलना ही बंद कर दूंगी। बता दीजिए ना, आपको भी सुकून मिल जाएगा मेरी बातें ना सुनकर। मैं दुनिया का पहला ऐसा मर्द हूँ जिसने आज अपनी होने वाली बीवी की बोलती बंद कर दी हो। यस, ओके बाबा, माफ कर दो, अब मजाक नहीं करूँगा, सच बोल रहा हूँ। देखो बदतमीजी मत करो, वरना मैं जो बात बताने आया हूँ वो नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी तुम्हें। कौन सी बात, जल्दी बताओ। क्या माँ हमारी शादी के लिए मान गई? हमारे रिश्ते से उनको कोई एतराज नहीं है? जल्दी बताओ ना। हाँ, मान गई हैं, माँ हमारी शादी के लिए मान गई हैं, लेकिन तुम अपनी माँ से कब बात करोगी? उनको भी तो बताओ अपने रिश्ते के बारे में, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ, आज ही बता दूंगी माँ को हमारे बारे में, ताकि उनको किसी और से ना पता लगे। इतना कहने के बाद रीमा और अरुण अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन रीमा अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यही सोच रही हूँ। आप समझ पाओगी या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। क्या बोले जा रही है? जो भी बोलना है सीधे सीधे बोल, ऐसे जलेबी की तरह बातें मत घुमाया कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू कहना क्या चाहती है, सीधे सीधे बोल ले। माँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। उसने अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में भी बता दिया है। क्या 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 कहा तुमने? कि तू किसी से प्यार करती है?
और उसी से शादी भी करना चाहती है। और मुझे अब बता रही है उसने अपनी माँ को भी बता दिया, और तूने बताना जरूरी तक नहीं समझा। चल ठीक है, ये बता लड़का करता क्या है उसका नाम? माँ, उनका नाम अरुण कुमार घोष है। कलकत्ता से हैं वो, यही जॉब करते हैं। और अरुण जी ब्राह्मण नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है। शिव शिव शिव, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये मच्छी खाने वाले ही तुझे पसंद कैसे आया? कोई और ढूंढ ले, उसी से शादी करवा दूंगी, पर मच्छी खाने वाले से नहीं। और मच्छी खाने वाले का नाम भी कैसे ले रही है? ये नहीं हो सकता। बस बात खत्म। अब मुझे कुछ नहीं कहना, और ना ही आज के बाद तू उस लड़के से कभी मिलेगी। अगर कभी मिली तो समझ लेना तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही खत्म है। सरिता अपनी बात खत्म करने के बाद फिर से पूजा करने चली जाती है। रीमा अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब अरुण को रीमा की चिंता हो रही थी, और ऐसे ही एक दिन जब वो उसके फोन के जवाब भी नहीं दे रही थी, तो अरुण रीमा के घर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि रीमा का घर फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी रीमा और रीमा की माँ सरिता वहाँ आ जाती है, और सरिता अरुण को कहती है, तुम कौन हो और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो मेरे घर में? तमीज नहीं है कि किसी के घर में आकर ऐसे चिल्लाया नहीं जाता। मैं रीमा को लेने आया हूँ। रीमा की शादी होने वाली है। होने वाली है? अभी तक हुई नहीं है मेरी होने वाली सासू माँ। कुछ देर बाद अरुण रीमा को लेकर चला जाता है, और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अरुण रीमा को अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ उसकी सास करुणा उनका गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही अगले दिन जब रीमा अपनी पहली रसोई में मीठा बनाने जाती है, तो उसकी सास उसे कहती है, बहू क्या बना रही हो? माँ जी, पहली रसोई है। सोच रही हूँ गाजर का हलवा बना दूं या फिर खीर बना लूं। आप ही बता दो। बहू तुम्हें तो मालूम है हम बंगाली है और हमारा रिवाज कुछ अलग है, इसीलिए तुम्हें पहली रसोई में मीठा नहीं बल्कि फिश बनानी पड़ेगी। इसी से रसोई की शुरुआत करो। लेकिन माँ जी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आज तक मैंने ये सब कभी नहीं बनाया। क्यों नहीं होगा? तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि अरुण बंगाली है, उसे फिश करी कितनी पसंद है। किसी और के लिए ना सही, लेकिन अरुण के लिए तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा फिश करी बनाना और खाना। करुणा की बात सुनकर रीमा सोचने लग जाती है, और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रीमा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, और उसे मच्छी की महक आती है। वो रसोई की तरफ खुद को खिंचा हुआ पाती है और अपने मन में कहती है, ये कैसी खुशबू है जो मेरे कमरे तक पहुंच गई सुबह सुबह? कहाँ से आ रही है? लगता है रसोई में कोई कुछ बना रहा है, लेकिन ऐसा क्या बना रहा है जो इतनी तेज खुशबू सीधी मेरी नाक में ही घुस गई। रसोई में अपनी सास को फिश करी बनाते देखकर रीमा कहती है, माँ जी, ये क्या बना रही हो आप सुबह सुबह? मेरे बेटे के लिए मच्छी कड़ी बना रही हूँ। क्या करूँ, ऐसी बीवी लाया है जिसे उसकी पसंद ही नहीं पसंद। हमारे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन माँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये खुशबू जो है, उस खुशबू की वजह से मैं अपने रूम से यहाँ तक खींची चली आई हूँ। कैसे बना रही हो, मुझे भी टेस्ट करवाना। क्या बात कर रही हो? तुम्हें टेस्ट करना है? रुको थोड़ी देर, बस ज्यादा नहीं रुकना है। लेकिन माँ जी, आप ये कैसे बना रही हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे यहाँ तक खींचती हुई लेकर आई है? कुछ देर बाद करुणा रीमा को फिश करी टेस्ट करने को देती है, और रीमा को वो बहुत पसंद आती है। फिश करी अब वो ऐसे ही रोज आए दिन खाने लगती और बनाया भी करती और सबको खिलाती। रीमा के हाथ की फिश करी खाकर करुणा और अरुण उसकी तारीफ करते हैं। वाह, खूब भालो, बहुत टेस्टी बनाया है। तुमने कहाँ से सीखा इतना टेस्टी फिश करी बनाना? माँ जी ने मुझे सिखाया है। माँ जी, आपको कैसा लगा? आपने बताया नहीं। आपको स्वाद पसंद आया या नहीं? बहुत अच्छा बनाया है बहू तुमने, मुझसे भी ज्यादा टेस्टी। करुणा की बात सुनकर रीमा बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही रोज वो फिश करी बना के सबको खिलाती और खाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, और ज्यादा फिश करी खाने की वजह से रीमा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ओ माँ, मर गई रे, हाय मेरा पेट। माँ जी। तभी करुणा आती है। क्या हुआ? माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोलती थी मैं कि रोज फिश कड़ी मत खाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। रुको, अभी दवा लाकर देती हूँ। हाँ माँ जी, दवा दे दो मुझे।
उसके बाद मैं फिश करी कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो वेजिटेरियन ही सही थी, आज से फिश करी खाना बंद। करुणा रीमा को दवा देती है और उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और अब रीमा ने फिश करी खाना बंद ही कर दिया था। सीमा एक कम उम्र की औरत थी जिसके पति रोहन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब सीमा के पति का अंतिम समय था तब उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी ही गलतियों की वजह से तुम्हें इस दुनिया में अकेला रहना पड़ेगा। देखो सीमा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैंने आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करूंगी। जैसे ही सीमा अपनी बात खत्म करती है वैसे ही राहुल की मौत हो जाती है। सीमा और राहुल ने प्रेम विवाह किया था, इसीलिए सीमा की सास सीमा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सीमा की सास रजनी सीमा को ताने देते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को कहा था इस अभागन से शादी मत कर, तेरे साथ सबको ले डूबेगी। लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? खा गई चुड़ैल मेरे हंसते खेलते बेटे को। माँ जी, वो आपके बेटे जरूर थे, लेकिन मेरे पति भी थे। उनके जाने के बाद आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी, उनको ये सब पता था, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा उसने तेरी दूसरी शादी करवाने के लिए। हे भगवान, मेरे बेटे को गुजरे हुए 10 दिन नहीं हुए हैं और ये अभी से अपना रंग दिखाने लग गई है। करमजली, मेरे बेटे की चिता की आग अभी शांत नहीं हुई है, अभी से दूसरी शादी की बोल रही है। माँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। बात को समझकर बोला कीजिए। हर बात पे ताना मारना सही नहीं होता। हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर दुश्मनी क्या है आपसे मेरी? दुश्मनी और तुझसे? अरे बेशरम, दूसरी शादी की बात तू करती है और कुछ कहो तो ताना मारती हूँ कहती है। करमजली, शर्म कर ले, मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब भोली बन रही है। रजनी को सीमा पहले से ही पसंद नहीं थी, इसी वजह से रजनी अपने बेटे की मौत का कारण सीमा को ही मानती। ऐसे ही एक दिन रजनी सीमा को घर से निकलने को कहती है। देखो सीमा, अब तुम यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और पोटली लेकर यहाँ से निकलो। सुबह सुबह किसी विधवा का मुंह देखना अपशगुन होता है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? वो आपका बेटा था और मेरे पति थे। आप अपने ही बेटे की विधवा बहू को ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो? और रही बात इस घर को छोड़कर जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके बेटे से मैंने वादा किया था कि मैं इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर अगर तुझे रहना है तो विधवाओं की तरह ही रहना पड़ेगा। वो जैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, वैसे ही रहन सहन करना पड़ेगा। अगर ये सब करना मंजूर है तो रह सकती है। माँ जी, आप जैसा कहोगी ना, मैं वैसा ही करूँगी। रही बात विधवा के जैसे रहना खाना, तो मैं वो सारे नियम करूँगी जो आप मुझे बताओगी। रजनी सीमा को कच्चे मकान में रहने देती है। एक वक्त का खाना और जमीन पर सोना, ये सारे नियम बताती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब सीमा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में कुछ सब्जियां उगाती है और उनकी देखभाल करती है। एक रोज सीमा अपनी तुलसी को पानी दे रही थी, तभी उसकी सास बोलती है, तुझे कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मत लेकर आया कर। तेरी शक्ल देखकर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है मेरा। वैसे ही मनहूस है तू। तेरी शक्ल देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आती है। पता नहीं कैसे पसंद आ गया उसे तेरा ऐसा मनहूस चेहरा। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने गई थी। आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं आपके सामने ना आऊं। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान में रहे, हमेशा मैं नहीं बताऊंगी तुझे। अब निकल यहाँ से मनहूस शक्ल लेकर। रजनी ताने मार ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है और कहती है, क्या हो गया रजनी जी, अपनी विधवा बहू को डांट क्यों रही हो? क्यों बहू, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया क्या? अरे जरा संभल कर रहना अपनी सास से, पता नहीं कब तुम्हें घर से निकालने की योजना बनाए। बस करो विमला बहन, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम। अगर मेरे ज्यादा बोलने से तुमको तकलीफ हो रही है ना, तो मत करो ऐसे काम जिसकी वजह से मेरा मुंह खुले। इतना बोलकर रजनी और विमला चली जाती हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने पुराने लम्हों की यादों में खोकर रोने लगती है। तभी उसके घर उसकी सहेली किरण आती है, जिसे देखकर सीमा फूट फूट कर रोती हुई कहती है, किरण, अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो है जो मेरी सच्ची सहेली है। शादी के बाद तुझसे दूर भी हो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको मैंने प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है? भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, तू पहले कितनी सुंदर थी और अब देख खुद को, क्या हाल बना रखा है तूने अपना।
कुछ नहीं, आजा बैठना। सीमा ये क्या है? सूखी रोटी और प्याज। तुझसे तो रोटी खाई भी नहीं जाती थी, तो ये क्या है? वैसे भी तुझे पिज्जा कितना पसंद है और तू हमेशा अपने साथ मेरे लिए भी हेल्दी पिज्जा लाया करती थी अपने घर से बनाकर। और अब ये मेरा नसीब है और मेरी सास का कहना है, अगर उनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही जीवन जीना है। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। ऐसा नहीं होता, जिसको जाना होता है वो चला गया। अब तू एक आदमी के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे बिताएगी क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? किरण, मैं एक विधवा हूँ। किरण सीमा की बात सुनकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए सीमा से कहती है, सीमा, तेरे हाथ का बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया है और मुझे तेरे हाथ का पिज्जा बहुत याद आ रहा है। रुक, मेरे पास आटा और कुछ सब्जियां हैं, मैं उसी से तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। अगर तुझे खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। सीमा अपनी छोटे से खेत से कुछ सब्जियां लेकर आती है और कुछ देर बाद किरण को पिज्जा बनाकर खिलाती है। और तभी किरण सीमा से कहती है, वाह सीमा, मजा आ गया खाकर। मैं तुझे कुछ कहूँ, तू ना एक दुकान खोल ले पिज्जा की, और मेरे पास एक दुकान भी है। अगर तू वहीं पर अपनी पिज्जा की दुकान लगाए करेगी तो तेरी मदद करूँगी दुकान खोलने में। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। अगर उनसे नहीं पूछा तो बवाल हो जाएगा। मेरी सास नियमों की बहुत पक्की है, शायद ही वो मुझे इस काम के लिए हाँ बोलेंगी। ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगी? तेरी भी रोजमर्रा की जिंदगी है, कुछ खर्चे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपनी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। सीमा अपनी सास को पिज्जा की दुकान खोलने के बारे में बताती है, लेकिन रजनी नहीं मानती। लेकिन सीमा अपनी सास की कही बात को नहीं मानती और अपनी सहेली किरण के साथ मिलकर पिज्जा की दुकान खोलती है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी के घर सेठ जी आए होते हैं और सीमा उनको बात करते सुनती है। देखिए बहन जी, आपका घर मेरे पास पहले से ही गिरवी है। अगर अब आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, अब आपको बस 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मैं आपका ये घर बेच दूंगा। सेठ जी, आपको तो पता है मेरे बेटे का देहांत हो गया है। एक ही बेटा था, वही कमाई करता था। मेरे पास अब दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है, किसके पास अपने हाथ फैलाऊं? सीमा अपनी सास को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है और सेठ जी के जाने के बाद अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिज्जा की दुकान खोली है और उससे बहुत फायदा भी हो रहा है मुझे। और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये पैसे सेठ जी को दे देना और घर को छुड़वा लो। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना सुनाया और बहुत कुछ बोला, लेकिन मुसीबत के समय तू ही मेरी मदद करती रही। रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी अपनी बहू के साथ पिज्जा की दुकान में उसकी मदद करती है। सीमा का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए उसकी पिज्जा की दुकान अब जोरों शोरों से चलती है। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक साथ खुशी खुशी रहते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।